नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा एसबीआई को फटकार लगाई है और फटकार इसलिए लगाई है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपसे जो जानकारी मांगी गई थी वो आपने आधी अधूरी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपसे पूछा गया था कि किस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड किस आदमी ने खरीदा और वो उस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने भुनाया, यानी नंबर आपने नहीं बताया, आपने लमसम जो है वो बता दिया। जबकि ऐसा नहीं है कि आपको ये जानकारी नहीं हो, आपको जानकारी है, लेकिन आप जानबूझ करके कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं और कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तलख टिप्पणी दिखाते हुए आज दोबारा एसबीआई को फटकार लगाई है। अब इसी बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं आपके साथ, आज एक बात और साझा कर लेता हूं। इस देश की राजनीति में क्या पैसा इतना जरूरी है कि बिना पैसे के राजनीति नहीं हो सकती है, या राजनीतिक दलों के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि वो बिना उद्योगपतियों के इशारे पर या उनके लिए हुए चंदे के बगैर अपनी पार्टी को नहीं चला सकते। तो मुझे याद आता है कांशीराम साहब का वो फॉर्मूला, जिसमें कांशीराम साहब कहते थे कि हम कभी धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम धन्ना सेठों से चंदा लेंगे तो हमें अपनी पॉलिसी और अपनी सरकार इनके इशारे पर बनानी और चलानी पड़ेंगी। तो कांशीराम साहब ने पहले दिन से ये कहा कि हमें उद्योगपतियों का चंदा नहीं चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हमेशा आम जनता से, बहुजन समाज के लोगों से चंदा मांगा। कांशीराम साहब का वो दौर आपको याद होगा, जब कांशीराम साहब चुनाव लड़ा करते थे तो उनके हाथ में एक डब्बा हुआ करता था और वो कहते थे कि मुझे एक वोट और एक नोट चाहिए। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब राजनीति कर रहे थे और वो दिल्ली में रहते थे, और क्योंकि पैसा उतना नहीं था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ने भी कभी इस देश के धन्ना सेठों से चंदा नहीं लिया। मुझे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बीडी बिरला का एक संस्मरण याद आता है, और वो डॉक्टर अंबेडकर भवन जो रानी झांसी रोड पर बना हुआ है उसके विषय में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रानी झांसी रोड की वो जगह लगभग 4,500 रुपये में खरीदी थी। उसके बाद में जब बीडी बिरला को ये पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली में एक आशियाना बनाना चाहते हैं, तो बीडी बिरला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिले और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप जैसा भी इस धरती पर, इस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, वो बिरला ग्रुप आपको बना करके देगा, आपके सपनों का महल। लेकिन बस आप इसके दरवाजे पर एक बोर्ड लगा देना कि इस बिल्डिंग का निर्माण वीडी बिरला ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि लाला जी, आप डॉक्टर अंबेडकर को रोड़ी बदरपुर में खरीदने के लिए आए हो, डॉक्टर अंबेडकर इतना सस्ते में नहीं बिकता। आप समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वो तलख टिप्पणी और कांशीराम साहब की वो कहावत, यानी उनका जो काम कि एक वोट और एक नोट चाहिए, उससे इस देश की राजनीति में दोनों की गहरी छाप छोड़ी। कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी, और डॉक्टर अंबेडकर की वो कोटेशन जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने बीडी बिरला को हड़काया, आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न हुए और विश्व के पटल पर उनका नाम है। फिर आखिर क्या वजह है कि वर्तमान राजनीतिक दल और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी बिना उद्योगपतियों के चंदों के वो नहीं चल रही है, जबकि वो कहती है कि इस देश में जो 80% हैं वो हिंदू हैं, तो हिंदुओं की पार्टी 80% हिंदुओं के चंदों से क्यों नहीं चल सकती है। सवाल ये नहीं है कि वो चल नहीं सकती है, सवाल ये है कि वो अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा कैसे पहुंचाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने ये मुद्दा बड़ी ज़ोर शोर से उठाया है कि देश के धन संपत्ति को जिस प्रकार से उद्योगपति मित्रों के हाथों बेचा जा रहा है, कुछ कॉरपोरेट घरानों को बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, और उद्योगपति मित्र प्रधानमंत्री जी के जैसा हमेशा से कहा जाता है कि 2 लोग खरीदने वाले हैं और 2 लोग बेचने वाले, यानी कि सरकार में बैठे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 गुजराती बेचने वाले हैं देश की संपत्ति को, और 2 गुजराती खरीदने वाले हैं, अडानी और अंबानी। हाल ही में आपने देखा होगा कि अडानी के छोटे पुत्र की रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम, यानी हल्दी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें देश विदेश के तमाम उद्योगपति और नाचने गाने वाले लोग, यानी कि एंटरटेनमेंट जगत के लोग जो है वो
वहाँ पर इकट्ठा हुए। एक विदेशी डांसर वहाँ पर आई और बताया जा रहा है कि 70 करोड़ रुपए उसको पेमेंट दी गई थी। तमाम टीवी मीडिया उसके डांस को दिखाने में और अंबानी के बेटे की मेहंदी के प्रोग्राम को दिखाने में व्यस्त था और पूरा देश जो है वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और तमाम संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। लेकिन मीडिया के पास में वक्त नहीं था कि वो देश के ज्वलनशील मुद्दों को दिखा सके। वो व्यस्त था प्रधानमंत्री के मित्र अंबानी के बेटे की शादी में। और मैं यहाँ ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस देश के अंदर 19 करोड़ आदमी एक वक्त भूखा सोते हों, उस देश का उद्योगपति 70 करोड़ रुपए की नाचने वाली को देता हो, तो आप समझ जाइए ना तो इस देश के उद्योगपतियों को इस देश के अवाम की चिंता है और ना इस देश के सरकारों को इस देश के अवाम की चिंता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और बदले में उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उद्योगपति खूब पैसा लुटा रहे हैं, जिसका हिसाब ना तो सरकार में बैठे लोग, बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी और भी कोई राजनीतिक दल जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला है वो देने को तैयार हैं, और ना देने वाले उद्योगपति ये बता रहे हैं कि इसके बदले में उनको क्या क्या लाभ सरकार ने पहुंचाए। दूसरी बात मैं यहाँ एक और बताता चलूँ आप तमाम साथियों को, वर्तमान समय में जिस तरीके से देश को बर्बाद किया जा रहा है, धर्म के नशे में डूबा युवा एमटेक, बीटेक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में जिसको चाहिए था कि वो सरकार की आंख में आंख मिला करके इस देश की सरकारों से कहे कि मैं एमए बीए करने के बाद में बेरोजगार घूम रहा हूँ और सरकार की जिम्मेदारी है कि रोटी कपड़ा और मकान वो हमें दे, रोजगार हमें दे, स्वास्थ्य हमें दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन आज वो इतना पंगु बना दिया गया है कि वो सरकार से सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि जो बैटरी रिक्शा चला रहा है, जो ड्राइवरिंग कर रहा है, जो मजदूरी वो कर रहा है, एमए बीए करने के बाद में उसने अपने बैटरी रिक्शा पर जय श्री राम का झंडा लगा रखा है और वो धर्म के नशे में चूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसी बात का फायदा उठाकर के सरकार जो है वो इस देश के तमाम चल संपत्ति को बेच करके अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो 5 न्याय हैं वो इस देश को बचाए रखने के न्याय। मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति देश को बचाने के लिए, देश के संसाधनों को बचाने के लिए, देश की लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए रोड पर आएगा तो मैं उसके साथ हूं एज ए बहुजन एक्टिविस्ट। वही मेरी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक की वैचारिकी का व्यक्ति होने के साथ ही। दूसरी बात मैं एक बात और बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है, इतना तो तय है कि अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बहुत ईमानदारी बची है, वाई डी चंद्रचूड़ जो देश के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस मामले को अपने हाथों में लेकर के और इस पूरे मामले पर खुलासा किया है, अगर वाई डी चंद्रचूड़ की जगह कोई भ्रष्ट या सरकार के दबाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो शायद जिस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक का समय मांगा था वो समय चला जाता और चुनाव खत्म हो जाता और फिर इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं था। इस बातचीत को, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस प्रकार से देश की धन संपत्ति जो है वो लूटी जा रही है और इस देश को भुखमरी और कंगाली की तरफ ले जाया जा रहा है। इस देश का युवा पढ़ने के बाद बेरोजगार है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, किसान पर गोली चलाई जा रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से तमाम मामलों को उठा रहे हैं। देश का मीडिया जो है वो उद्योगपति और सरकार की गोद में बैठ करके ताता तैया कर रहा है। धन्यवाद।